हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो जैसा कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम हैं वो आएंगे MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे ये क्वेश्चंस आएंगे 75, जिसमें से आपको करने हैं 50 क्वेश्चन। ठीक, ये वाली चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनमें हम तुक्का कैसे लगा सकते हैं, जो कि हमारे तुक्का के भी सही होने के चांसेस ज़्यादा रहें। हम ऐसा तुक्का किस तरीके से लगाएं, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखो, मैं जो भी आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगी उनको ध्यान से देखना और तब जाके आपको तुक्का लगाना है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले आपको करना है उनको सॉल्व। जैसे नॉर्मली होता क्या है, ये ही नहीं, आपका ही एग्जाम नहीं, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है, अगर उसमें भी MCQs क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर क्या होता है, जनरली 100 क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जिसमें से अगर इसका रेशो निकालते हैं ना तो 40 क्वेश्चन जो होते हैं, ये 40 क्वेश्चन होते हैं इजी बहुत। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आसानी से हो जाते हैं, इजी से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में 40 क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं थोड़े मीडियम, मतलब ये थोड़े ऐसे होते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये वाले 40 भी कर ही लेते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं ये आते हैं बहुत डीप में पूछे जाते हैं, ये आते हैं बहुत हार्ड। तो ये लेवल होता है जनरली क्वेश्चंस का। जब भी कोई MCQs वाला पेपर बनाता है तो उसमें यही ही रेशो रखते हैं, 40 क्वेश्चन ईजी, 40 क्वेश्चन मीडियम एंड 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं हार्ड। अब जैसे कि आपको पता है जो आपके क्वेश्चन अभी होने वाले हैं, तो आपके कितने आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 75। तो इसमें जो रेशो आएगा नॉर्मली वो कितना होगा, 28-29 के करीब क्वेश्चंस आएंगे इजी, जो आप कर लेंगे। इसके बाद में 28-29 के करीब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे थोड़े से मीडियम। ठीक, इसके बाद में आप देखेंगे तो आपके कम से कम 16, 17, 18 के करीब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हार्ड। आपका लेवल रहने वाला है ये। ठीक, तो चलिए हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस तो हर कोई जनरली कर ही लेगा, 30 क्वेश्चन के करीब तो कर ही लेगा, या 25 क्वेश्चन के करीब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि इजी वाले ही आएंगे, वो तो आप कर ही लेंगे। हमारा क्या टारगेट रहेगा कि जो अभी नहीं आ रहे हैं इन पे तो हमें जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आने हैं 75, इसमें से हमें 25 तो निकाल ही देने ना, 25 तो हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें अटेम्प्ट करने हैं 50। तो ये जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये तो इसी में निकाल देंगे हम, जो 25 हम छोड़ रहे हैं छोड़ देंगे, क्या जा रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अगर 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इन 28-29 मीडियम वाले में से हमें केवल 20 क्वेश्चन और करने हैं ना, तो हमारे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हमें इस स्ट्रेटेजी पे करना है काम। तो चलिए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो भी हमारा पूरा वीडियो है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम तुक्का लगाएंगे या जब भी हम अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या नहीं करना है। इसके 5 पॉइंट होंगे और फिर 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि जब भी हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो वो ऐसे 5 पॉइंट कौन से हैं जिनको हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हो सकें। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या नहीं करना है, व्हाट शुड नॉट डू, क्या नहीं करना है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको स्टक नहीं रहना है हार्ड क्वेश्चन पे। अगर कोई कठिन क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी कोई MCQs वाला पेपर होता है उसमें स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन ना कठिन ही होते हैं,
इसलिए होते हैं कठिन, ताकि आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाए इसकी वजह से, है ना। तो हमें क्या करना है, कठिन क्वेश्चन आते ही या कठिन प्रश्न आते ही डर नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में कठिन क्वेश्चन ही हैं। आप उस पर स्टक मत रहो, आप आगे पढ़ना स्टार्ट करो और नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। बस ये दिमाग में रखना है कि स्टार्टिंग में कठिन प्रश्न आते ही हैं, तो ये स्टार्टिंग में कठिन प्रश्न हैं, आगे जाके हमें इजी क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो यही ही रहेगा, कठिन प्रश्न पर बिल्कुल भी मत अटके रहिए। ठीक, अब चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें क्या करना है, कठिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना, अगर कोई कठिन क्वेश्चन आ गया तो ऐसे नहीं करना कि जल्दी से पेज पलट लो, ये तो हमें हो ही नहीं रहा, ये तो हमें हो ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है कि उस पर अटके ही रहो, कि आपको समझ भी नहीं आ रहा फिर भी उस पर अटके ही रहना है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि ध्यान से पढ़ा नहीं है और आपने समझ लिया ये तो हार्ड है, ऐसे भी नहीं करना। एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो भी हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर ऐसा हुआ कि आपने इसको कभी ना कभी तो पढ़ा है, ठीक है, आपने कभी क्लास करी है, जब क्लास में मैम ने या सर ने पढ़ाया होगा, या फिर आपने कहीं YouTube से पढ़ा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने कहीं पढ़ा तो है पर मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि इसका आंसर क्या है, तो उस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है ध्यान से। ये 2-3 बार जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन है ना, जब आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ भी जाएंगे और क्वेश्चन भी पढ़ने लगेंगे, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और आप तो पढ़ रहे होंगे कोई दूसरा प्रश्न, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निकाल के लाएगा आपके माइंड में से कि आपने ये कहाँ पे पढ़ा था और इसका आंसर क्या है। वो आपके माइंड में से आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि हाँ मैंने ये कहीं पे पढ़ा था और ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हार्ड क्वेश्चन जो भी होगा उसको 2-3 बार कम से कम अच्छे से पढ़ लेना है। उस हार्ड क्वेश्चन को बस जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है पर मुझे अभी इसका आंसर नहीं याद आ रहा है, उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको लगता है कि ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, उसको तो छोड़ो तुरंत और आगे बढ़ो। वो उस पर तो आपको टिके रहना ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको तो 1 सेकंड के लिए भी उसमें टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन वो हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपने कभी ना कभी पढ़ा है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो उस पर आपको 2-3 बार उसको अच्छे से रीड करना है। आप 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे तो वो जरूर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जरूर उसका आंसर निकाल के ले आएगा और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या कर देते हैं, पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न नहीं बनाना है। पैटर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे वो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में भर देंगे ए, सेकंड वाले में भर देंगे बी, थर्ड वाले में भर देंगे सी और फोर्थ वाले में भर देंगे डी। ठीक, उसके बाद में फिर से भरेंगे डी, सी, बी, ए। तो आपको ना ऐसे पैटर्न नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है जिसने ये पेपर बनाया है वो पागल तो नहीं है। आपको ये अपने माइंड में रखना है। तो आपको पैटर्न बना के बिल्कुल भी नहीं आना है, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। या कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सोचिए आपने ए जो है वो आपको आता है, आपने भर लिया ए है इसका करेक्ट ऑप्शन, सेकंड का आपको पता है बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ये दोनों तो आपको पता है। सी वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको पता नहीं है, 2 कर लिया आपने, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, लेकिन थर्ड आपको नहीं पता है क्या है। तो ऐसे भी मत करिएगा, फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, तो थर्ड का सी ही होगा, पैटर्न ही बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक, हो सकता है इसका बी भी हो सकता है इसका डी हो सकता है इसका ए ही हो। ठीक है, तो पैटर्न नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं भरना है। जैसे क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो सोच के साथ जाते हैं कि मैं तो सी भर के आ जाऊंगा, मैं तो सी वाले जो भी गोले होंगे हर किसी के अंदर सी को भर के आ जाऊंगा, तो उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ठीक हो जाएंगे या 1/4 क्वेश्चन तो ठीक हो जाएंगे, है ना।
तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। आपको ये भी नहीं करना है कि पर्टिकुलर कॉलम को भर डालो, ठीक, आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे भी नहीं करना है कि बी भराओ या HCC भराओ या ए भराओ सारे में, ये भी मत करिएगा बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि हमें क्या नहीं करना है, वो है कि आपको रैंडमली भी नहीं भरना है। रैंडमली का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी कभी क्या करते हैं बहुत से बच्चे ना ऐसे करते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे और जिस भी गोले पे हमारा पेन रुक गया उसी को ही भर के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जय श्री राम बोलेंगे और ये डी पे आके रुक गया तो डी को भर आएंगे, ठीक। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको कि रैंडमली भर डालो। ये आपका पेपर है, ये आपका बहुत सारी चीजें डिफाइन करेगा। आपकी अगर परसेंटेज अच्छी आएगी, आपको आगे बहुत सारे उसके फायदे मिलेंगे, बहुत लाभ मिलेंगे उसके। तो आपको इस पेपर को ना सीरियसली देना है, ऐसे नहीं देना है कि जय श्री राम का नाम लो और जो आई कर डालो, ठीक। क्योंकि राम जी आपका पेपर करने नहीं आने वाले हैं, राम जी ने आपको दिमाग दिया है, अपना दिमाग आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। पहले हमने बात कर ली क्या नहीं करना है, अब हम बात करेंगे क्या करना है। जो तुक्का है वो कैसे लगाना है, वो बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे और इसके अंदर ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ए है वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू और जो बी ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, ठीक है। ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य, ये आया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है सत्य पे, क्योंकि सत्य ही उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको जाना है सत्य पे, ठीक। यहाँ पर आपको याद रखनी है ये, अगर सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा सत्य पे जाइएगा, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सत्य ही करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारे ऑप्शन में ये आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, नन या फिर नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आ जाता है, यानी उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आ जाता है, तो हमें कहाँ पे जाना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी, इसके बाद में इसके जो 4 ऑप्शन हैं ABCD, इन चारों ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट वाले में कोई ना कोई दे रखा होगा, कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, कुछ तो दे रखा होगा इन्होंने। ए में दे रखा होगा, बी में दे रखा होगा, सी में दे रखा होगा, डी वाले ऑप्शन में क्या होगा, या तो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसके बाद में या दे रखा होगा नन ऑफ द अबव, और नन ऑफ द अबव का मतलब क्या है, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। या होगा ये वाला ऑप्शन। तो देखिए इन दोनों में से एक ही होगा, या तो होगा ऑल ऑफ द अबव या तो होगा नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है, आपको ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाता है आप सीधा सीधा इस पर जा सकते हैं, क्योंकि इसके भी चांसेस होंगे ज्यादा सही होने के, ठीक। अगर ऑल ऑफ द अबव लग जाता है तो आप बिल्कुल इस पे टिक लगा सकते हैं और आप देखिएगा अपने एग्जाम के अंदर आपके कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यही ही होगा। 10 नहीं आएंगे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जिनमें ये वाला ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव वाला। और अगर 10 क्वेश्चन आए आपके ऐसे तो 9 जो होंगे ना उनमें यही ही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन ऐसा चला जाएगा जिसमें ये नहीं भी होगा, वरना तो जो 9 क्वेश्चन है वो यही ही होंगे, ऐसे ही होंगे जिनमें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव वाला ही करेक्ट होगा। तो अगर आपको ये दिख जाता है आप बेझिझक इस पे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद में ना एक और चीज होती है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसे भी आ जाते हैं, उनमें ना दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे, उनमें ये भी दिया होगा नन ऑफ द अबव भी और उसमें उपरोक्त सभी भी दिया होगा। दोनों ही अगर चीजें दी हुई हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर लिख रहा हो उपरोक्त सभी और यहाँ नीचे लिख रहा हो कोई नहीं, है ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं ये दे रखा हो, तो हमें किस ऑप्शन पे जाना चाहिए, तो हमें जाना है इस ऑप्शन पे, उपरोक्त सभी। अगर एक ही दे रखा है उपरोक्त सभी या कोई नहीं तो आप उस पे जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही दे रखे हैं
क्वेश्चन के अंदर उपरोक्त सभी भी दे रखे हैं और कोई नहीं भी दे रखा है तो आप उपरोक्त सभी पे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आई होप आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है लॉन्गेस्ट आंसर। लॉन्गेस्ट आंसर मतलब जो सबसे लंबा जवाब होगा। जैसे क्वेश्चन जब भी आएगा, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे से पूछ लिया गया, इसके बाद में इसके भी जो 4 ऑप्शन होंगे, ये 4 ऑप्शन होंगे इसके, तो इनमें से सोचो ए जो है उसका जो उसमें जो लिखा हुआ है वो इतना बड़ा है, बी के अंदर लिखा हुआ है इतना बड़ा, सी के अंदर लिखा हुआ है इतना बड़ा और डी के अंदर लिखा हुआ है इतना बड़ा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो सबसे लंबा आंसर है ना वो कौन सा है, क्योंकि जनरली जब भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो क्या करता है, जो आंसर सही होता है ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो जब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा तो वो ऑब्वियसली लंबा जाएगा। ठीक है, लंबा उसका ऑप्शन बनेगा। तो अगर लंबा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप ये लंबे वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है डोंट गो विद ऑड वैल्यू। जो विषम वैल्यू है उसके साथ आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे और सोचो नीचे दी हुई है 4 वैल्यू, आपको पता चल जाएगा ऑड कौन सा है इसमें से, विषम कौन सा है, ऐसे अलग सा कौन सी वैल्यू हमें दिख रही है ना। तो जैसे सपोज करो ए की वैल्यू दी हुई है 15, बी की वैल्यू दी हुई है 18, सी की वैल्यू दी हुई है 22 और डी की वैल्यू दी हुई है 35। ठीक है, तो आपको ना ये दिख जाएगा कि ये वाली जो तीनों वैल्यू है ना ये पास 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 वाली वैल्यू है, जबकि 35 तो बहुत दूर चला गया। यहाँ पे 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है ना, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो जो वैल्यू आपको विषम दिख रही है ना इस पे आपको नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है ना तो वो क्या करता है 2-3 आसपास वाली वैल्यू रख देता है। और ये आसपास वाली वैल्यू क्यों रखता है, इसलिए रखता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, क्योंकि आसपास वाली वैल्यूज होंगी ना तो आपका भी हो सकता है आंसर आसपास वाला ही आ जाए। तो इसीलिए आपको कभी भी ऑड वैल्यू पे नहीं जाना है। आपका जो आंसर होगा उसके ज्यादा चांस है इन तीनों में से एक आंसर होने के। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मोस्ट करेक्टेड आंसर जो होता है वो होता है बी। ये जो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऊपर जितने भी चीजें बताई हैं आपको इनको फॉलो करना है। तो हो सकता है आपके जो 50 क्वेश्चन हैं वो ऊपर वाली बातों से ही सॉल्व हो जाएं, आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही ना पड़े। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, ऊपर वाली सारी चीजें यूज करके भी ऐसा हो रहा है कि आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं जो आपने नहीं करे हैं, अभी भी आपके 50 क्वेश्चन नहीं हुए हैं पूरे, 48 या 49 क्वेश्चन पूरे हुए हैं या 47 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं आप इन क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो होता है ना ये सबसे ज्यादा करेक्टेड होता है। वैसे तो जो 4 ऑप्शन होते हैं उनका परसेंटेज 25% ही रहता है, लेकिन जो रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग माने तो ऐसे सोचा जाता है कि जो भी पेपर बनाता है वो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखता है बी के, तो इसीलिए हो सकता है बी वाला ही करेक्ट जाए। तो आपको ये बी वाला ऑप्शन कब चूज करना है, सारी की सारी चीजें होने के बाद। सबसे पहले इसको मत चूज कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन बी वाले लगा दिए जाएं, ऐसा मत करिएगा। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद में आपको कम से कम 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपको आते होंगे। आपको जो अलग 20 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से भी आप कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 6-7-8 क्वेश्चन जिनमें उपरोक्त सभी लिख रहा होगा, तो आपको जाना है सेकेंड बारी में उस पर उपरोक्त सभी पे टिक लगा दो और उसके बाद फिर आपको फॉलो करनी है सारी की सारी चीजें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको कर दीजिएगा शेयर, और लाइक तो आप कर ही देंगे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपको पसंद आया है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर बार बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तब भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और ये जो आपका और हमारा साथ है RMPSU का ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं या जो भी हम वीडियो बना रहे हैं RMPSU के ऊपर वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लास्टली थैंक यू सो मच।